मकसद खाली सत्ता में आना ही नहीं है। हम एक अच्छा राजस्थान चाहते हैं जहाँ जवानों को रोजगार मिले, किसान खुशहाल रहे, कानून का राज हो और आम आदमी सुरक्षित रहे, सारे लोग मिलजुल के राजस्थान को आगे बढ़ाएं और आम उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा राजस्थान हम लोग कहते हैं। आरएलपी को निश्चित रूप से बहुत भारी वोट और बहुमती चारों चुनाव के अंदर मिलेगा। हनुमान बेनीवाल पिछले 3 महीने से किसानों के समर्थन पे सड़क पर है, लेकिन आज नागौर के किसान महापंचायत उसमें हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति। मैं इस प्रदेश और देश के अंदर जगह जगह महापंचायतें कर चुका हूँ। जो नागौर की महापंचायत है वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है और मैं संयुक्त किसान मोर्चे के किसी मंच पर आज तक नहीं गया। मैं मेरे झंडे के साथ आंदोलन कर रहा हूँ और मेरे झंडे के साथ बड़ी रैलियां में आगामी दिनों में राजस्थान के अंदर करूँगा। आज राजस्थान की सरकार कांग्रेस सरकार है, जो वहाँ पर पटवारी हो, शिक्षक हो, चाहे एलडीसी भर्ती वाले हो, बेरोजगार हो, सब सड़कों पर है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार कांग्रेस? मैं तो यही कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार फेल है, लेकिन इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर सदन चला रहे हैं। नड्डा जी आए, छुट्टी कर दी। सुरजेवाला की बेटे की शादी है, छुट्टी कर दी। ये कोई मौज मस्ती करने के लिए विधानसभा थोड़ी है। साल में 20-22 बैठक चलती है और उसमें भी आप इन नेताओं की शादियों में, कभी किसी अधिकारी की शादियों में सदन को स्थगित करके पूरे दिन की छुट्टी रखो, तो मेरे लिए तो इससे शर्मनाक बात नहीं हुई। और गहलोत वसुंधरा गठबंधन पूरा देश जानता है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए और इन दोनों पार्टियों को भगाने के लिए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में संघर्ष करती है और निश्चित रूप से आरएलपी दोनों पार्टियों का विकल्प राजस्थान के अंदर पड़ेगा। आगे एकला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर जाना। क्या वसुंधरा की तरफ भी इशारा था? मुझे नहीं पता, लेकिन यार सतीश पूनिया की जो फोटो छापी है, जिस तरह जलील किया गया, उससे लग रहा है कि वो सीएम का दावेदार नहीं। तो चुनाव को लेकर आरएलपी पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार हो गई है। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, चुनाव को लेकर पूरी अच्छी रणनीति, हमारे पास हजारों लाखों नौजवानों की फौज है और हम कोई पैसे के दम पे या कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने वाले लोगों में से नहीं है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हर जगह किया था। चारों उपचुनाव के अंदर आज ही प्रभारी से प्रभारियों की घोषणा करके लंबी चौड़ी जो हमारे जिले राजस्थान के 33 इनको हम बांट देंगे कि इन जिलों के लोग इन चुनावी क्षेत्र के अंदर रहेंगे और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चारों क्षेत्रों के अंदर वोट की अपील करूंगा और निश्चित रूप से चारों विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इन दोनों में से एक दल को 3rd नंबर पर धकेलेगा। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी आपने कहा जल्द होगी। क्या जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा? जातीय समीकरण तो सारे देखते हैं। जातीय समीकरण के बिना तो मान लो किसी प्रत्याशी को अभी मैं जोरी बाजार से खुद लड़ लूँ, मैं थोड़ी जीत पाऊँगा। आप बताओ, इतनी अवेयरनेस अभी आई नहीं देश के अंदर। इतनी अवेयरनेस अगर आ जाएगी तो आरएलपी की 150 सीट आ जाएगी। कौन लड़ रहा है आम आदमी के लिए, बताओ आप? शहर में घटनाएं होती है तो भी हम लड़ते हैं, गांव में घटनाएं होती है फिर भी लड़ते हैं, फिर भी शहर के लोग कहेंगे ये तो गांव की पार्टी है। तो शहर गांव का ही जब भेद नहीं मिटा पाए अब तक, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखेंगे, ईमानदार प्रत्याशियों और टिकाऊ हो जो जीतने के बाद हमें छोड़ के भागे। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो राजस्थान के अंदर जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर, बेरोजगारी, बेकारी, बढ़ते अपराध, किसान और दिल्ली का जो किसान, तो दोनों पार्टियां किस हक से वोट मांग रही है, यही मुद्दे होंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। दोनों के खिलाफ यही मुद्दा होगा कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए दोनों पार्टियों को चैलेंज, दोनों पार्टियों को बड़ा चैलेंज चुनाव क्या कुछ रहने वाला है और क्या लगता है कि दोनों पार्टियों को कैसी शिकस्त देने वाला है? देखिए, पूरी कोशिश करेंगे और ये तय है कि चारों सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और सुजानगढ़, साड़ा, इन इलाकों के अंदर 18 के अंदर भी मेरे प्रत्याशी तो नहीं खड़े थे, लेकिन बगल की जो कपासन सीट थी उसमें 40,000 के लगभग 30 से लेकर 40 के बीच कपासन के अंदर आरएलपी पार्टी ने वोट लिए। आसींद में 40 से 50,000 के बीच वोट लिए। उन इलाकों के अंदर 18 के अंदर भी मजबूत प्रदर्शन आरएलपी का था और अब प्रदेश का नौजवान किसान तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। वो ऐसी पार्टी चाहता है जहाँ हर किसी की सुनी जाए, जो आम आदमी की पार्टी हो, जो बिजनेस करने के लिए नहीं बने। अभी कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कहाँ लगाना, क्या करना, मिले जुले, कोई एफआईआर नहीं किसी के खिलाफ, कोई जांच नहीं। आप आओ तो ध्यान रखना और मैं आपका ध्यान रखूँगा, ये मिलजुल के चलो वसुंधरा गहलोत की जोड़ी। तो इससे भी राजस्थान की जनता दुखी है और दोनों चुनाव के अंदर आरएलपी को एक नए विकल्प
के रूप में राजस्थान की जनता वोट करेगी। सर, हाल ही में आपने एक बयान और दिया कि किस तरह जो जब पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया वसुंधरा राजे ने, और क्योंकि पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था, तो इसको किस तरह देखते हैं कि जातीय समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगा उपचुनाव में? वसुंधरा को तो जब यहाँ लाए थे तो इसलिए लाए थे कि वसुंधरा की 7-8 जातियाँ थी भाई, किसी की बहन, किसी की भांजी, बुआ, ऐसा बना के और जो मिक्स वेज सब्जी बनती है ना, उसी तरह करके इसको कहीं कुछ बना दिया, कहीं कैसे कपड़े पहना दिए, कहीं जहाँ चाहे उसकी जातियाँ, कई बार तो एक जगह 3-3 जाति बता दी, एक जाति की बुआ बन गई और उसी जाति की भांजी बन गई अगली सभा में, उसको पता ही नहीं क्या क्या बुलवाता, वैसे कपड़े पहना के इसको खड़ा कर देते थे। मैं तो वसुंधरा को जानता हूँ, जो पहली बार लाए थे तो शराब के नशे में इस तरह चलती थी कि उसको पता ही नहीं रहता था माइक किधर है और चलती किधर है, फिर भी राजस्थान की सीएम बन गई। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा हमारा कि लोक देवताओं की वीर धरती पे ऐसी शराबी 2 बार मुख्यमंत्री बनी और अभी भी लोग उसको पता नहीं क्या मानते हैं कि वसुंधरा यात्रा में निकलेगी। अब इसकी अंतिम यात्रा है वसुंधरा की, वो धार्मिक यात्रा नहीं, ये वसुंधरा राजे की राजस्थान में अंतिम यात्रा है। सर, मिक्स वेज के साथ आपने अभी रायते का भी जिक्र किया। रायता तो सतीश जी पूनिया परोस रहे थे ना उनको, वसुंधरा जी को, तो इधर रायता बिखर जाएगा दोनों का, आपका चिंता मत करो आप। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनको नजदीक नहीं आने देगी किसी को। वसुंधरा गहलोत का गठजोड़ खत्म, राजस्थान का जवान उठ खड़ा हो गया और 23 में तो स्पष्ट बहुमत मिलेगा ही मिलेगा। इन चारों चुनाव के अंदर भी आप ट्रेलर देख लेना कि आरएलपी का ट्रेलर क्या है और पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, ट्रेलर क्या है, पिक्चर बाकी है। ये भी हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल जो जानना चाहते हैं अपनी बेगम को, तो वो ये पूछना चाहते हैं। कैलाश मेघवाल तो अल्जाइमर बीमारी की मरीज है ना, कैलाश चौधरी ने क्या बोला तो 3 काले कानूनों में काला क्या है, वो उनको 2024 में बाड़मेर की जनता बता देगी। वो ये भी कहते हैं कि अगर इन मैं ये कह रहा हूँ 2024 में जब वो वोट मांगने जाएंगे ना, तब लोग उनको बता देंगे कि 2024 में काला क्या है। सर, जो कृषि कानूनों की पिछले जो बीजेपी ने आए तो केंद्रीय मंत्री जो कैलाश चौधरी उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिनसे कि देखिए वो अपनी बात कह रहे हैं और उनको ये बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब तो फिर मंत्री कौन रखेगा, एक बड़े में हटा देंगे। तो मंत्री बने रहने के लिए सही गलत क्या उनको इससे नहीं करना कि वो जो पार्टी के जो नेता वही बात करेंगे तो पार्टी का स्टैंड होता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्टैंड ये एनडीए हमने इसलिए छोड़ा कि तीनों कानून काले कानून है, किसानों को बर्बाद कर देंगे, किसानों की ज़मीन है पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखी जाएगी और किसान फिर बेचारा हो जाएगा। आप किसान तीनों कृषि बिल वापस लें, लेकिन कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिले। कांग्रेस ने भी 55 साल किसानों को बर्बाद किया। राजस्थान में राहुल गांधी कर्ज माफी की बात करके गए थे, संपूर्ण कर्जा माफ, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब बड़े आंदोलन करेगी राजस्थान में। सर, जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि इस समय राजस्थान के अंदर भी पूरे देश में ही मोदी जी की हवा चल रही है, इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बोले कैप्चर करें, तो राजस्थान में भी वो बता रहे हैं कि मोदी जी की हवा यहाँ निकाल देंगे हम 23 और 24 दोनों का। प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर आरएलपी जो सुप्रीमो है उन्होंने भी अपनी पार्टी के जो प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर आरएलपी भी मैदान में आ चुकी है। उसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हनुमान बेनीवाल मौजूद है। हनुमान जी, लगातार कांग्रेस आपकी पार्टी के ऊपर हमले करती है, बीजेपी भी हमले करती है, इन चुनाव को किस तरह आप लड़ेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, आरएलपी पार्टी राजस्थान में ऐसी है जिसको लेकर कई जगह प्रधान और प्रमुखों के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी एक हमारे बीजेपी पार्टी को लेकर भी एक जगह वाटों बांसवाड़ा का एक उदाहरण था। ये दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर खड़ा हो। ये चाहती कि आपस में मिलजुल के मजे लें, राजस्थान को लूटें खाएं। 22 साल से वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने प्रदेश के आम आदमी को राहत दिलाने के लिए बुखार रैलियों के माध्यम से संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और तमाम जो मुद्दे थे राजस्थान के, उनको लेकर हमने आरएलपी पार्टी का गठन किया था। हमारा प्रदर्शन भी अच्छा था और 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गले से लगा लिया। एक बाई इलेक्शन जो था हम जीते और दूसरा लोकसभा का जो चुनाव था वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और उसमें हमसे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमें तो 2.5-3 लाख वोट मिले, लेकिन बदले में 25 से 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को आरएलपी पार्टी से फायदा, इसलिए मिशन 25 मोदी का पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो तीनों कृषि बिल लाई है, तो प्रदेश की सरकार जिस तरह किसानों पर अत्याचार कर रही है, जवान को रोजगार नहीं मिल रहा, जवान सड़कों पर रोज हड़तालें चल रही है, लाठी गोली देश के अंदर चल रही है, तो इससे दोनों ही पार्टियों से प्रदेश की जनता नाखुश है और प्रदेश की जनता मजबूत विकल्प चाहती है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल प्रदेश
की जनता को, जवानों, किसानों को मजबूत देगा। इसका उदाहरण आपको चारों चुनाव के अंदर मिलेगा। वैसे एक चीज़ और है, आप बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आपने जब आरएलपी का जब बनाई पार्टी, उस टाइम आपने वसुंधरा गहलोत को भूत नहीं बताया, और आज आपने एक शराबी मुख्यमंत्री तक कहा। हाँ, तो क्या कहेंगे? तो शराबी मुख्यमंत्री मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो दुनिया कह रही है। तो मैडम को तो शराब पीते हुए लोगों ने फोटो वायरल हुआ है, मैडम के तो लिप लॉक के भी फोटो वायरल हुए। वो कौन सा जो आया था बाहर से, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने थोड़ी किया वो, मैं तो जो देखा वो कह रहा हूँ। मतलब विधानसभा के अंदर भी लेके गए थे वो वाला। तो इन चीज़ों का क्या नुकसान होगा बीजेपी? मेरे को कहीं का नुकसान होगा? बीजेपी को तो हो ही गया नुकसान, गई बीजेपी तो। देखिए, साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने एक खुला चैलेंज बीजेपी और कांग्रेस को दिया है कि इन चुनाव के अंदर आरएलपी पूरी पुरजोर तरीके से अपने वोटों को रिझाएगी और वोट लेकर हमारा चुनाव जीतेगी। और बीजेपी के उन्होंने यहाँ शराबी मुख्यमंत्री तक भी किया। अब देखना होगा सियासी मायनों में इन बयानबाजी के क्या मायने निकलते हैं। चारों सीटों पे जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, अब 2 दिनों के अंदर अंदर हम चारों प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। वहाँ टिकाऊ, जिताऊ और जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये चारों उपचुनाव राजस्थान की 23 की दिशा तय करेंगे, क्योंकि मेवाड़ के अंतिम छोर पे और वहाँ से लेके भीलवाड़ा और फिर सुजानगढ़, इन चारों इलाकों में क्या आवार है, कौन किसको स्वीकार करता है। एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिसने राजस्थान को लूटा है, बाहुबल, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे, और एक तरफ गरीब किसान के बेटे की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो राजस्थान में तीसरा विकल्प भी है, आम आदमी की लड़ रही है। तो राजस्थान की जनता का टेस्ट क्या है और 23 में क्या टेस्ट होने वाला, ये इसका परिणाम इन चुनाव के अंदर निकलेगा। और निश्चित रूप से इन चारों चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त है, रसातल के अंदर चला गया, कोई विकास नहीं, कोई बात नहीं। दिल्ली वैसे मार रही है और राजस्थान की सरकार अलग से मारे। किसान और जवान दूरी मार देता है, कोई सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अपराध राजस्थान में घटित होगा। राजधानी में आए दिन अपराध हो रहे हैं, कमिश्नरेट दोनों फैले, जोधपुर और जयपुर। तो आप अंदाज लगा लो कि राजस्थान किस दिशा में जाएगा। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा। इनको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। हम लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी लड़ेंगे और राजस्थान को एक दिन वापिस उसी राजस्थान के रूप में जाएगा जो शांत एक राजस्थान हुआ करता था। इसी जयपुर में जब यूनिवर्सिटी का अध्ययन था तो लोग बाहर से मकान लेके बच्चों को इसलिए लाते थे जयपुर में पढ़ाई कराएं, अच्छा जयपुर, और इसी जयपुर से मकान बेच के भाग रहे थे। जो जयपुर और पटना और दूसरे राज्यों में इसके लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है। ये उपचुनाव को लेकर आप जातीय समीकरण लगाएंगे या 36 कौम को साथ लेके उतारेंगे? जातीय समीकरण में 36 कौम आएगी तो और क्या? सर एक जाति जैसे एक जात को लेकर लड़ा देंगे, एक जात को लेकर धड़ा लेके आप समझेंगे साथ में लेके भाई। जैसे शेड्यूल कास्ट रिजर्व चुनाव है तो वहाँ तो शेड्यूल कास्ट चुनाव लड़ेगा, वहाँ जाट कैसे लड़ेगा। और जब मान लो ट्राइबल का रिजर्व है तो वहाँ ट्राइबल वाला लड़ेगा। और आम चुनाव है तो बैठ के सब लोगों से बात करेंगे, जातीय समीकरणों का ध्यान भी रखें, वो तो जरूरी है। क्योंकि एक जाति प्रथा मैं तो लाया नहीं देश के अंदर, जब हम पैदा हुए तो पहले से तैयार थी जाति प्रथा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जातीय द्वेषता खत्म हो। आज़ादी के 70 साल बाद आप अगर गरीब अमीर वो घोड़ी पे बैठेगा वो नहीं बैठेगा, अगर ऐसी भावनाएं मन में रखोगे तो हिंदुस्तान राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इन बातों का भी ध्यान पूरा ख्याल रखेंगे, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आने का पूरा मौका। सर जैसे राजस्थान सरकार ने यहाँ देखिए पटवार संघ के रोड पे बैठे हैं, ये के रोड पे बैठे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि पटवारी सड़क पर बैठा है, समर्थन मूल्य पे मूंग की खरीद हुई नहीं, और अब ये आप सरसों और सेकंड जो रबी की फसल है ये बाजार के अंदर मार्केट के अंदर आने वाली, और उसमें कौन तो गिरदावरी करेगा, कौन इनको सर्टिफिकेट देगा, कौन खाते इसकी नकल देगा। तो सरकार को तुरंत पटवारी से बात करके इनके जो वाजिब मुद्दे हैं वो मानने चाहिए। ये केंद्र के तीनों बिलों को तो खत्म करने की बात करेगा ना। मैं तो एनडी छोड़ दिया, लोकसभा की कमेटियाँ छोड़ दी, राष्ट्रपति के अभिभाषण का अकेले सांसद ने विरोध किया, और बजट का भी जोरदार ढंग से बेल में जाकर विरोध किया मजबूत। बेनीवाल जी, राजस्थान में जो बजट है इसमें पहली बार लोक लुभावना मुस्लिम वर्ग का ऐसा कहना है कि मदरसा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया पहली बार, और कांग्रेस कहती है कि अल्पसंख्यक वर्गों के साथ तो फिर मुसलमानों को कांग्रेस के खिलाफ वोट देना चाहिए। जब नहीं किया तो उनको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आकर आरएलपी को वोट डाल दो चारों उपचुनाव में, अपने आप ठीक हो जाएगा। मुसलमान हमारे साथ आते ही सरकार बन जाएगी हमारी। शेड्यूल कास्ट मुसलमान आया और 125 बड़ी सीटें सर।